तो कैसे हैं आप लोग? अब देखो भाई साहब, जो भी सेमेस्टर के हिसाब से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में था, यूनिवर्सिटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वाइवा के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है एनर्जेटिक से, मतलब हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का भाई साहब मेन मोटिव क्या था? ऑब्वियसली एनर्जी प्रोडक्शन था। तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है? तो देखो, इसके लिए दो माहौल है अपने पास। पहले मैं लिख देता हूँ, है ना। देखो एनर्जी दो, एक तो होगी अपनी जो डायरेक्ट बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर है, वो अभी मैं दिखाएंगे अब। उसमें क्या निकल रहे थे अपने? एफ और एन निकल रहे थे। ठीक है। तो जितनी भी डाटा ऑक्सीडेशन की साइकिल्स होंगी, जितनी लंबी कार्बन चेन होगी उतनी साइकिल्स होंगी। अभी देखते हैं, डटे जाओ। ठीक है। तो उस बेसिस पे एनर्जी प्रोडक्शन होगा। और दूसरा एक और चीज़ कि अपना जो भी बन रहा था क्या, एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? वो ईटीसी में जाएगा अपना, सॉरी क्रेब्स साइकिल में जाएगा। हाँ, बाद में तो वही होता है ना। वो अपना क्रेब्स साइकिल में जाके वो एनर्जी देगा। ठीक है। तो अपने को यहाँ पे दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस भी अपन कार्बन चेन या फिर फैटी एसिड चेन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कितना है और नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हैं। ठीक है, वापस आ जाओ। कहाँ थे? ये तो अपनी ट्रांसपोर्ट वाली हो गई। ये है अपनी बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। ठीक है। किसके मैसेज? कुछ नहीं। हाँ, सब अपनी बीटा ऑक्सीडेशन की एक साइकिल में देखो हो क्या रहा था। अपन ने कहा था कि डिहाइड्रोजिनेस एक जगह तो क्या FADH2 बना रहा है और एक जगह NADH2 बना रहा है। ओके। सो एक बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल से सबसे पहले तो अपने को पता होनी चाहिए कि कितनी एनर्जी निकलेगी। एक अपना आ गया FADH2 और एक ये कितनी एनर्जी देता है? यदि नए वाली थ्योरी की बात की जाए तो वी विल काउंट इट एज 1.5 ATP। और यदि एक NADH2 की बात की जाए जो निकल रहा था थर्ड स्टेप में, फिर से देखो, है ना, ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए अपने लिए। विदाउट एनी डाउट फर्स्ट स्टेप में FAD निकल रहा था, थर्ड स्टेप में, सेकेंड में तो क्या हाइड्रेशन हो रहा था, थर्ड स्टेप में NADH2 निकल रहा था। कहाँ गया? हाँ, तो ये देगा 2.5 ATP। ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम में कितना देता है? क्रेब्स साइकिल से आपको पता होना चाहिए। एक एसिटाइल को एंजाइम में देता है 10 ATP। ये हो गया एक ऑक्सीडेशन का। ठीक है। अब हमें पता, हम क्या बात कर रहे थे कि नंबर कितना है, कितनी बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, यही तो हम डिस्कस करने वाले थे कि एक चेन से कितनी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। इसके लिए एक मस्त सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। तो बीटा कार्बन कौन सा है यहाँ पे? ऑब्वियसली दिस इज़ द बीटा कार्बन, दिस इज़ द अल्फा कार्बन। ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसके बाद क्या होंगे अपने? कितने एसिटाइल को एंजाइम में बन जाएंगे? ऑब्वियसली दो बन जाएंगे। एक तो अपना जो मेन चेन से बनता है और उसके बाद एक और अपने पास ऐसा एसिटाइल को एंजाइम ए ही बनेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। लेट मी राइट इट डाउन कम्प्लीटली। ठीक है। अब अपना पहला सवाल, नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कितने हुए? कितने बीटा ऑक्सीडेशन अपन कर पाए यहाँ पे? ऑब्वियसली एक ही कर पाए। दूसरे के लिए कार्बन ही नहीं बचे अपने पास। ठीक है। अब यदि लंबी चेन होती तो अपन तोड़ते जाते। ठीक है। तो नंबर ऑफ, इसका आंसर अपने को मिल गया कि एक ही हुआ। अनदर थिंग क्या था? नंबर ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में प्रोड्यूस्ड। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दो एसिटाइल को एंजाइम में प्रोड्यूस हुए हैं एक साइकिल से। ठीक है। अब इस को अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूले में ड्राइव कर देते ताकि कोई सी भी अपने को फैटी एसिड की चेन मिल जाए, अपन उससे झट से एनर्जी निकाल लें। कैसे निकालेंगे देखो। पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। आई होप अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अच्छा, ठीक है। सो इफ़ यदि नंबर ऑफ कार्बन, मैं मान के चलता हूँ आर कार्बन की चेन है, अपन चेन को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जितनी बीटा ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इट विल बी R/2 - 1। आई होप यहाँ पे कितने? 4 कार्बन थे। ठीक है। R/2 - 1 मतलब यस, यहाँ पे कितनी? एक ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल थी। ठीक है। अनदर थिंग, एसिटाइल को एंजाइम में प्रोड्यूस्ड, इट विल बी नंबर ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में प्रोड्यूस्ड, इट विल बी R/2। यहाँ पे क्लियर है? ठीक है। 4 कार्बन की चेन थी, कितने एसिटाइल को एंजाइम में बने थे? 2।
फॉर्मूले से क्लियर चीज़ है। यहाँ पे हम पामेटिक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं, एक फैटी एसिड की चेन जिसमें कार्बन कितने हैं 16। सो लेट अस डिराइव द एनर्जेटिक्स, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस ये करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कितनी बीटा ऑक्सीडेशन इसकी होंगी, yes we are guessing right, r/2 - 1, so let me write it down here, 16/2 - 1। आई होप आप लोगों की मैथ की तरह ठीक ठाक है, ठीक है। तो 7 बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल्स होंगी, इसका मतलब 7 तो क्या FAD बनेंगे और 7 ही NAD बनेंगे, NADH2, ठीक है। सो हाउ मेनी ATPs विल बी हेयर प्रोड्यूस, 7 × 1.5 और 7 × 2.5, एक NAD के 2.5, एक FAD के 1.5, ये कितना होगा, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस्ड, r/2 मीन्स 16/2, लेट मी राइट इट डाउन हेयर 8। और एनर्जी कितनी बनेगी, एक एसिटाइल कोएंजाइम में 10 ATP दे रहा था, तो 8 × 10 = 80 ATP। ये कितना होगा यार, इसको कैलकुलेट करो भाई, 15 × 5 = 75, ये कितना हो गया 105, वाई इज दिस इंक स्प्रेडिंग अगेन, और 25 7 ये हो गया 175, यानी 17.5। ओके, तो ये टोटल ATP कितनी हो गई, 28 ATP हो गई है ना। सो टोटल वी गॉट 180 + 28 108 ATP। अब यहाँ पे -2 हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 106 जो ऑल ओवर आंसर है। -2 हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि याद करो भाई साहब, एक स्टेप ऐसा भी था फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, ठीक है। ओनली स्टेप कौन सा था, एक्टिवेशन वाला। यहाँ पे देखो 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूट रहे थे, उसके बाद हमारा कोएंजाइम में बन रहा था, उसके बाद तो कोएंजाइम में बनता जाएगा, तो ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जहाँ पे 2 ATP खर्च हो रही थी वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एनर्जेटिक्स ऑफ एनी कार्बन। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि सपोज करो यहाँ पे 16 नहीं 15 कार्बन है, तो कितनी बीटा ऑक्सीडेशन होंगी, 15/2 - 1, यदि ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 6.5 आएगा। क्या आधी साइकिल होगी, 6 मतलब आधी साइकिल तो कैसी हो सकती है, तो इस मतलब ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना। व्हाट आई वांट टू से इज दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन्स, जब कार्बन्स का नंबर इवन हो, इवन चेन फैटी एसिड्स के लिए। तो ऑड में क्या होगा, है ना, ये भी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन है। ऑड चेन फैटी एसिड्स का देखो समझ आप सकते हैं कि सपोज किया मैंने पहले 4 कार्बन का एग्जांपल लिया था चेन का, अब 5 की चेन का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये बीटा का, ये 1 मिनट इसको कंप्लीट लिख दो, ठीक है। बीटा, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, यहाँ से हो गया ऑक्सीडेशन, तो एक तो एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, ठीक है। हर ऑक्सीडेशन पे एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, बट यदि चेन है ऑड चेन है तो लास्ट में क्या बचेंगे, यहाँ पे लास्ट में एक और एसिटाइल कोएंजाइम है, यानी 2 कार्बन वाली चेन नहीं बचेगी, यहाँ पे 3 कार्बन वाली बचेगी, एज यू कैन सी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। देखो फिर से देखो, यहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल इवन चेन वाली में एक एसिटाइल कोएंजाइम में बच रहा था लास्ट में, यहाँ पे अब एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बचेगा, बचेगा क्या, दैट इज प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में। ओके, अब इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसके साथ एक और अलग कांड होता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सक्सिनाइल में, कैसे देखते हैं। ओके, सो दिस इज आर एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑड चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, दैट इज प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए, ठीक है। 3 कार्बन चेन वाला है, इसको कार्बन मत समझना, एक्चुअली ऐसी जो थी हरकतें मैं कर देता था फर्स्ट ईयर में, है ना, इसको कार्बन काउंट कर लिया, ओके। 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो प्रोपियोनिल कोएंजाइम में अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसमें क्या CO2 ऐड कर दी जाती है। अब एंजाइम का नाम मेरे से मत पूछना, सिंपल है यार, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। कौन सा कार्बोक्सिलेज, जो सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है।
अब फिर से फ्री में काम नहीं करेगा ये, इसको चाहिएगी एक ATP। तो यहाँ पे एक ATP किसमें ATP आएगी और ADP में टूट जाएगी। ये बहुत फुद्दू बातें हैं। काम की बात पे आते हैं। तो जब CO2 इसमें ऐड हो जाएगी तो ये कुछ कैसा दिखेगा, इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। जो अपना ये वाला कार्बन है ऑब्वियसली इसी पे ऐड होगी, तो इस पे ऐड हो गया अपना यहाँ पे CO- ग्रुप, ठीक है। और ये सब वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना इसको अपन कहते हैं मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम, बिकॉज दिस इज़ द प्रोडक्ट कॉल्ड एज मेलोनिल। इसको पूरा बना ही देता हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज मेलोनिल, और मेलोनिल पे क्या अटैच्ड है, मिथाइल। तो मिथाइल अब मेलोनिल कोएंजाइम में बन गया अपने पास। अब यहाँ पे एक और बकचोदी है जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। ये D बना है, इसका रेसिमाइजेशन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा L में, ठीक है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये सरक के इधर आ जाएगा, तो D L फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा L मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम, लब 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 जो भी है। यहाँ पे जो एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है दैट इज रेसिमेज, बिकॉज इट इज कॉजिंग रेसिमाइजेशन। अब कौन सा रेसिमेज है फिर से मेरे से नाम मत पूछना, बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑन मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम, सो इट इज मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम रेसिमेज, ठीक है। काम की बात ये है कि अब क्या होगा, अब यहाँ पे अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। उसके फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, ये वाला जो CO2 ग्रुप है ये बेसिकली लास्ट कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और अपना मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सक्सिनाइल कोएंजाइम, ठीक है। ये अपना लास्ट वाला कार्बन है जिसपे अपना अटैच हो गया CO। आई नो मैं बहुत ज़्यादा भसड़ मचा रहा हूँ एक ही स्लाइड में, पर आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज द आर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज सक्सिनाइल कोएंजाइम, और ये फाइनली फिर TCA साइकिल में जाके अपने को दे देगा जो भी एनर्जी देनी है। सो हुआ क्या, प्रोपिनल कोएंजाइम इसे बेसिकली अपन ने सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना दिया। इतना याद हो जाए तो बहुत है यार। अब फिर से वही सवाल की इस वाहियात चीज़ पे मैं अपनी जवानी के सुनहरे पल क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि एक पॉसिबल क्वेश्चन बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज ये नहीं है यार, अ कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड एज मिथाइल मेलोनिल एसिडेमिया। अब फिर से बहुत फुद्दू चीज़ है ये, पर क्वेश्चन बनता है इस पर, और प्रोफेसर को भी कीड़ा रहता है ये सब चीज़ें पूछने का, मुझे नहीं पता क्यों पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो समझ सकते हैं कि अपने पास मिथाइल मेनोलिल कोएंजाइम में बन गया L या फिर D, ठीक है। और फाइनली क्या हो रहा था अपना यहाँ पे एंजाइम आ रहा था म्यूटेज, कौन सा, मिथाइल मेनोलिल कोएंजाइम में म्यूटेज, जो इसको सक्सिनाइल कोएंजाइम में बदल रहा था, ठीक है। अब पहली चीज़ कि इस एंजाइम को है प्यार विटामिन B12 से, मतलब उसके बिना इसका काम नहीं चलता, उसके बिना इसका मन नहीं लगता, जो भी कहना कह लो, ठीक है। तो इसको चाहिए विटामिन B12। अब यदि बॉडी में विटामिन B12 की कमी तो होगा क्या, अटक जाएगी गाड़ी कहाँ पे, मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम पे, और ये सक्सिनाइल में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो TCA साइकिल में तो जा ही नहीं पाएगा, बल्कि एनर्जी तो गई जो गई, इसके अलावा ये मिथाइल मेलोनिल और बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मिथाइल मेलोनिल एसिडीमिया। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, पहला तो विटामिन B12 नहीं है, ठीक है। और दूसरा, यदि अपना एंजाइम ही फुद्दू निकले तो, यदि एंजाइम में क्या हो जाए म्यूटेशन, एक्चुअली इसका नाम ही म्यूटेज है, अजीब सा नाम है, यदि यही काम ना करे, ठीक है, तो जो भी अपना है मिथाइल मेनोलिल कोएंजाइम में म्यूटेज, अपनी कंडीशन हो जाएगी मिथाइल मेनोलिल एसिडीमिया, ठीक है। सो दिस वाज बहुत ज़्यादा हो गया इसके बारे में, बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। अब थोड़ी माइनर पाथवेज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ओमेगा ऑक्सीडेशन। इसमें आपको कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओमेगा बेसिकली आपने को पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ओमेगा कार्बन होता कौन सा है, ये मैंने मान लिया कोई भी फैटी एसिड की चेन है, ऐसी नहीं होती, ठीक है। ये कोई भी लंबी सी चेन है, ठीक है। यहाँ पे अपना कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये अपना कौन सा मिथाइल ग्रुप एंड है।
तो जो लास्ट वाला कार्बन है, जो मिथाइल कार्बन है, इसको अपन कहते हैं ओमेगा कार्बन, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन में कहाँ हो रहा था ऑक्सीडेशन, फिर से ये अल्फ़ा ये बीटा, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। ओमेगा में कहाँ पे होगा, ओमेगा में बेसिकली इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी COH ग्रुप अटैच हो जाएगा, बस बहुत हद तक जानना।